अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। नाजरीन, बज़ाहिर ऐसा महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान में किसी को कोई परवाह नहीं कि माशी बहरान सुर्ख लाइन उबूर कर रहा है। अवाम की खुराक जैसी बुनियादी जरूरत पूरी नहीं हो रही। कौमी मईशत को झटके पे झटके लग रहे हैं, मगर दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि खसारा सिर्फ अवाम के हिस्से में है। कायदीन की मईशत लम्हा बलमा बेहतर हो रही है। इनके लिए हर रोज रिलीफ की ज्यादा से ज्यादा खबरें आ रही हैं। आज तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने इसी हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें हम्माद अजहर ने सुलेमान शहबाज की हिफाजती जमानत मंजूर होने के बाद इमरान खान पर की जाने वाली तुंद तेज जुमलों के जवाब में क्या कहा, ये वो सुन लेते हैं। एक साजिश के तहत इन लुटेरों को, चोरों को मुल्क पे मुसल्लत किया जाता है और पाकिस्तान की सबसे मकबूल क़यादत को दीवार के साथ लगा के इनको NRO 2 दिया जाता है। और ये पूरा मजाक जो इस वक्त हो रहा है कौम के साथ, एक मजाक हो रहा है कौम के साथ। हमारे निज़ाम पे सवालिया निशान उठाया जा रहा है कि किस तरह गैर मकबूल लोग, बदनाम लोग, बेईमान लोग गैर जमहूरी तरीके से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के ज़रिए उनको मुसल्लत किया जाता है पूरी कौम के ऊपर, और फिर एक ड्रामा रचाया जाता है, कवानीन तब्दील किए जाते हैं। यानी कि चोर चोरी को कानून बदलवा के चोरी को लीगल कवर देते हैं और फिर कहते हैं हम बाइज्जत बरी हो गए। दूसरी जानिब जब पाकिस्तानी सियासी जमातों का मामला भी अजीब नजर आता है। जब वो असेंबलियों से बाहर होते हैं तो असेंबली के अंदर आने की कोशिश करते हैं, ऑपोजिशन में होते हैं तो असेंबली तोड़वाने की कोशिश करते हैं, हुकूमत में हो तो ऑपोजिशन की टांगे तोड़ने की फिक्र में रहते हैं। और आज मरियम औरंगजेब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को एक प्रोपेगेंडा ग्रुप करार दिया। क्या कहा, ये सुन लेते हैं। इसलिए ये तमाम चीजें उस वक्त, सिर्फ मैंने पहले कहा कि 2018 में और से लेकर 2022 अप्रैल तक एक प्रोपेगेंडा ग्रो मुल्क पे मुसल्लत था। अगर उनका मकसद, अगर वो सियासी जमात होती तो वो सियासी इंतकाम के जरिए सियासी मुखालफीन को झूठे इल्जामात पर जो हर रोज सुरखरू हो रहे हैं सजाए मौत की चक्कियों में ना डालते। और अगर उनका मकसद मुल्क को रिलीफ देना होता, अवाम को रिलीफ देना होता, नौजवान को रोजगार देना होता, मुल्क को तरक्की देनी होती, तो मुल्क में आज 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर अवाम को मिल चुके होते। दूसरी जानिब जब से साबिक वजीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत गई है, वो असेंबलियां तोड़ने, नया इलेक्शन कराने की बात कर रहे हैं। बिलगर्ज अगर तमाम ही असेंबलियां तोड़ दी जाएं और नई असेंबली में अगर PTI को अक्सरियत नहीं मिली तो क्या फिर भी PTI का रद्द-ए-अमल यही होगा? सवाल यह भी है कि एक बात PTI और असेंबली तोड़ने का मुतालबा करने वाले भूल रहे हैं कि जिन न्यूट्रल्स को वो नोटिस लेने का कह रहे हैं वो ही तो मौजूदा हुकूमत की पुश्त पर है। वो कहते रहे, अभी कुछ देर पहले ही साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक स्पीच में मुल्क के हालात पर बात कर रहे थे। क्या कहा कि वो भी सुन लेते हैं। मैच तो ये खेल नहीं सकते, इन्होंने अब यही इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करना है और इन्होंने FIA को इस्तेमाल करना है, इन्होंने NAB को इस्तेमाल करना है किसी ना किसी तरह टेक्निकल नॉकआउट करने के लिए। लेकिन अगर इस मुल्क के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन ना हुए, मैं बड़े इज्जत से अपने इदारों को, जिसमें हमारी अदलिया भी है, मोतबर है, और जिसमें पाकिस्तान की फौज भी है, जिनके पास जो इस मुल्क में एक प्लेयर है, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर आपको मुल्क की फिक्र है तो खुदा के वास्ते इस मुल्क को साफ और शफाफ इलेक्शन की तरफ लेके जाएं। इसके अलावा कोई हल नहीं है। जिस दलदल में हम गिरते जा रहे हैं, इसमें से निकलने का कोई और हल नहीं है। नाज़रीन, अलगर्ज के हालात इस मुल्क के ये हैं कि PDM की दोनों बड़ी जमातें हों या फिर उन तमाम लोटों वाली PTI हो, साबित करती है कि उनके हाथ में चाहे कौमी खजाना हो, तोशाखाना हो, मुल्की वसाइल हो, कोई चीज भी महफूज नहीं। यहां तक कि उन्होंने जो बिला तखसीस सैलाब और सैलाब जदगान और जलजिला जदगान और कोरोना फंड्स पर भी इन सब ने अपने हाथ साफ किए हैं। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए 55 करोड़
$40 लाख का पैकेज लेने का ऐलान कर दिया है। लेकिन ये रकम बलूचिस्तान, पख्तूनख्वा और सिंध में सैलाब मुतासर इलाकों में खर्च की जाएगी। एशियन बैंक ने बताया है कि पाकिस्तान को दिए गए कर्ज से तकरीबन 400 सड़कों की तामीर न होगी। सैलाब की तबाही से किसी को इनकार नहीं, लेकिन सवाल यह है कि जो रकम पाकिस्तान को मिल रही है और अब भी जारी की जा रही है, इससे सैलाब मुतासरीन को क्या मिलेगा? क्या उनके हालात बेहतर हो सकेंगे? सवाल यह है कि जो मिल गया उसमें से कितना लग गया, कितना मिला आम आवाम तक, सैलाब मुतासरीन तक? सैलाब मुतासरीन के कौन कौन से इलाके बहाल हो गए? कितनी इमारतें दोबारा तामीर होना शुरू हो गई? कितने लोग अपने घरों में बस गए? दूसरी जाने पीटीआई सिंध के सदर व साबिक वफाकी वजीर अली जैदी ट्वीट करते हैं, कहते रिजीम चेंज के जरिए हुकूमत की तब्दीली हमारी कौम के साथ जुर्म था। अली जैदी पीडीएम का महंगाई और मईशत के बारे में बयान सिर्फ ड्रामा था, एक हवाले से ये भी कहते हैं। और साथ ही साथ नैब मरियम पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर अपील दायर करने से इनकार कर रहा है। ये पाकिस्तान में इंसाफ के निजाम का अलमिया है। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि एक ताकतवर बदमाश डील करता है, उसे अदालत से रिलीफ मिल जाता है और मुतल्लिका इदारे से भी इसके खिलाफ अपील दायर करने से इनकार कर देता है। तो वो फिर इस वक्त अपनी अदलिया को और कोर्ट से मुखातिब हैं और बार बार इस हवाले से बात कर रहे हैं। दूसरी जानिब फरियाल तालपुर की नाअहली की दरख्वास्त मुस्तरद हो जाती है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही सिंध के सूबाई मेंबरान ने जमा कराई थी और उस पर भी यही रिएक्शन है कि ये एक इलेक्शन कमीशन गलत फैसला दे रहा है। साथ ही जी अयाज सादिक और अब डेवलपमेंट ये है कि जो हुकूमत बामुकाबला ऑपोजिशन के जो मुज़ाकरात है उसमें इसागरा और सदर मुमलिकत की मुलाकातें हो गई 3 और अब अयाज सादिक और आजम नजीर तारड़ पिक्चर में आ गए हैं और मुलाकात हो रही है उन दोनों की आपस में। तो अब ये है सवाल ये है कि कल आरिफ अलवी और वजीर आला पंजाब और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से भी मुलाकात हुई है, तो क्या अब होगा? और अभी कुछ देर पहले मोनिस इलाही की भी मीटिंग जारी है एतमाद में लेने के हवाले से जो पीटीआई ने डिसीजंस किए। इन सब चीजों पर जी बात करेंगे। साथ ही साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी पर तोल रहे हैं आने के लिए। ये वो सारी डेवलपमेंट्स हैं जिसके ऊपर बात होगी। सबसे पहले पैनल में मौजूद है उज़मा रियाज जदून साहिबा और मेरे साथ मौजूद है सेंटर गौस नून लीग से उज़मा रियाज साहिबा पीटीआई से। आप दोनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। उज़मा रियाज जदून साहिबा, सबसे पहले तो आपकी तरफ ही आऊंगी। एक तरफ तो आप लोग असेंबलियां तहलील करने की बात कर रहे हैं और असेंबलियां तहलील करने की तारीख भी साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान दे चुके हैं कि 17 दिसंबर को असेंबलियां तोड़ने का ऐलान करेंगे। और साथ ही आज खान साहब ने बहुत सारी चीजों के ऊपर और भी बात करी, लेकिन इस वक्त जो मोनिस इलाही के साथ भी मीटिंग हुई है जिसमें उनको एतमाद में लेने की बात हो रही है, क्या वाकई पीएमएलक्यू भी इस फैसले से रजामंद है कि 17 दिसंबर को असेंबलियां तोड़ने का ऐलान कर दिया जाए और जो भी अनाउंसमेंट हो उस पर आपके साथ वन पेज पे खड़ी हुई हो? देखिए रेदा, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इस वक्त आपने ये देखना है पाकिस्तानी अवाम किसके साथ खड़ी है और किसकी आवाज से लब्बैक कह रही है। इस वक्त अगर पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल देखें तो इस वक्त खान साहब की लेवल का ना तो कोई लीडर है और ना ही कोई इस वक्त पीडीएम की जमातों में से कोई उनका ऐसा लीडर है जो अवाम की पल्स के ऊपर जिसने हाथ रखा हुआ हो। मैं ये समझती हूँ अगर क्यू लीग इस चीज को अगर जो उसके मैं अभी तो उन पे ना शक कर सकती हूँ और ना ये कह सकती हूँ कि खुदा ना खास्ता कि वो खान साहब की बात से इनहराफ करेंगे या इनकी बात नहीं सुनेंगे। और ये मोनिस इलाही ने काफी दफा ये बयान दिया भी है कि खान साहब इस वक्त हमारे लीडर हैं, हमें लीड कर रहे हैं और जिस वक्त ये हमें कहेंगे हम असेंबलियां तहलील कर देंगे। लेकिन जो उनके मुख्तलिफ बयानात आए वो उनकी अपनी जाती राय भी हो सकती है, उनकी पार्टी पॉलिसी भी हो सकती है, जिसको अक्सर लोग बहुत ज्यादा शक की निगाह से देख भी रहे हैं और इस बात के ऊपर तबसरे भी किए जा रहे हैं कि मोनिस इलाही अगर खान साहब के साथ हैं तो इस किस्म की उन्होंने बात क्यों की। मैं ये समझती हूँ कि हर पार्टी का अपना हक होता है कि वो अपनी पार्टी के बयानियां पेश कर सके या अपना मौकफ दे सके, लेकिन बात यह है कि इस वक्त वो हमारे साथ खड़े होंगे कि नहीं होंगे। तो मुझे ये लगता है कि इस वक्त परवेज इलाही साहब और मोनिस इलाही साहब
इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते कि वो खान साहब की बात से मुकरें या खान साहब को इस वक्त बीच रास्ते में छोड़ दें। दूसरी बात, जिस तरह से अभी आपने बात की मरियम औरंगजेब साहिबा की, कि वो इस वक्त जो भी ब्लेम गेम कर रही हैं कि हम प्रोपेगेंडा करते हैं पीटीआई वाले, तो मैं ये समझती हूँ मरियम औरंगजेब साहिबा इस किस्म के बयानात देने से पहले वो इस किस्म के इक़दामात क्यों नहीं करते कि अगर हम प्रोपेगेंडा करते हैं तो वो प्रोपेगेंडा उनकी बातों और उनकी अमल की वजह से निगेट कर जाए और अवाम भी इस चीज पे इनके बयान के साथ राजी हो कि हाँ वाकई पीटीआई प्रोपेगेंडा कर रही है। बात यह है कि इन्होंने जो पीटीआई के खिलाफ रजीम चेंज ऑपरेशन जो लेकर आए, अदम एतमाद की जो तहरीक लेकर आए, ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जो आई वो सिर्फ इस वजह से आई थी। और जो इनका बयानिया था कि, और इन्होंने मार्च भी बहुत ज्यादा किया कि जी पीटीआई ने बहुत ज्यादा महंगाई कर दी है, लेकिन पीटीआई के दौर को देखते हुए और ये जो इनका 7 महीने का दौर है, इसमें लोगों को असल सूरत हाल का पता भी चला कि खान साहब ने कितने मुश्किल हालात में रहते हुए किस तरह से आवाम को रिलीफ दी हुई थी और पाकिस्तान की जीडीपी वो 6% पे लेकर गए थे। और इस वक्त आप देख लीजिए कि पाकिस्तान किस तरह से डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। मुझे समझ नहीं आती इन तमाम रियलिटीज को मरियम औरंगजेब साहिबा किस तरह से निगलेक्ट कर देती हैं, या इनकी आंखों के ऊपर कहां से वो कौन सा पर्दा आ जाता है कि इन्हें ये सब चीजें नजर नहीं आ रही, जबकि अवाम इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझ रही है कि इन 7 महीनों के अंदर पाकिस्तान को रिलीफ देने के बजाय इन्होंने एनआरओ 2 लिया, इन्होंने नैब के कानून बनाए, इन्होंने नैब को बिल्कुल खत्म करके रख दिया, इलेक्शन कमीशन को अपने अंडर करने की कोशिश की गई, बाकी इस किस्म के कानून साजी की गई जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इन 2 खानदानों को, पीपल्स पार्टी को और पीएमएलएन को फायदा हो रहा है। इनके करप्शन के केसेस खत्म किए जा रहे हैं, इनको सादिक और अमीन बना के जाहिर किया जा रहा है। इसके अलावा आप मुझे ये बता दीजिए कि इन्होंने अपनी जात को हुकूमत में आने के बाद फायदा दिया और इन्होंने अवाम को बिल्कुल इग्नोर किया। तो ये लोग इस वक्त पागल नहीं हैं, लोग ये सब चीजें देख रहे हैं और ये जो इस किस्म के बयानात देती है ना, तो मुझे हैरत भी होती है और मैं कहती हूँ यार समझ नहीं आती कि ये खातून किस तरह से इस किस्म की बातें कर सकती हैं और इस तरह से, मतलब कि ये खुलेआम ये बात कहने पे लगी हुई है कि जी कौवा काला नहीं सफेद है, और लोगों को इसमें जोर भी दे रही हैं कि वो हाँ माने इस चीज को कि कौवा काला नहीं सफेद होता है। मैं ये समझती हूँ ये पीडीएम इंशाल्लाह अपने ही बयानात की नजर होगी और ये अपने बयानात के जरिए ही शहीद होंगे इंशाल्लाह। ओके, सेनेटर गौस आपकी तरफ आऊंगी। सेनेटर गौस, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा एलिगेशन फिर लगाया है मुबैना तौर पे। वो कहते हैं कि जनरल बाजवा ने इनको एनआरओ 2 दिया है। वो ये भी कहते हैं कि इन चोरों को एनआरओ 2 देकर पाक किया जा रहा है, और खास तौर पे वो ये भी कह रहे हैं कि जो इनके केसेस से लोग जुड़े हैं, जो अफराद है, उनको हार्ट अटैक कैसे हो जाता है अचानक से कि वो सारे इंतकाल कर जाते हैं। कोई इसकी तो तहकीकात करे। आप हुकूमत में हैं, आप साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के मुबैना एलिगेशन की तहकीकात कराएंगे? देखें रता, जिसके तरफ बदजुबानी और झूठ जो ये बोलते हैं उनका काम ही यही है। 4 साल हुकूमत में इनसे कुछ भी नहीं हो सका, और फिर बात कर रहे हैं कि खान साहब ने बड़ी मेहनत से मईशत को ठीक किया था। भाई क्या मेहनत की थी खान साहब ने? खान साहब तो खुद फरमा चुके हैं कि मुझे डॉलर का रेट जो है वो टीवी से पता चलता है। कब बात करते हैं मईशत की, इनकी बड़ी जो तोप थी वो असद उमर थी, वो 6 महीने बाद ही फेल हो गया। आपने मतलब रहस है कि फिर कुछ, जब आपके पास कुछ नहीं बचा तो आपने सारा आज जो मईशत IMF के हवाले कर दिया, इससे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्क को निचोड़ लिया। ये तो हमें मतलब एस्टेब्लिशमेंट और दूसरे कुछ दोस्तों ने कहा कि जी ये सब हम तो चाहते थे ये 5 शर्त पूरे करें, लेकिन हुआ क्या कि 3.5 साल बाद ये एक मतलब मईशत को वहाँ ला खड़ा किया कि अगर हम आगे ना आते तो ये मुल्क तो दीवारी से भी कुछ आगे चला जाता। अब देखें ना, हमारे पास 2 ऑप्शन थे। एक था कि जी हम जो अपना
कि रियासत बचाएं या सियासत बचाएं। हमने अपनी सियासत कुर्बान की, रियासत बचाई और रियासत बचा के आके यार मुल्क को संभाला। और ये जो हालात अब पेश हो रहे हैं, जो IMF के साथ इन्होंने ड्रामा किया, यानी कि एक एग्रीमेंट करके आप किसी दूसरे मुल्क से या किसी दूसरे इदारे से एग्रीमेंट करते हैं, दूसरा मुल्क गैर मुल्की इदारे से, IMF से या दीगर से, और फिर वो शर्तें नहीं पूरे करते। आपने कहा कि हम इतना पेट्रोल डीजल महंगा करेंगे, और फिर जब किस्त मिल जाती है तो बजाय महंगा करने के आप सस्ता शुरू कर देते हैं। मतलब इन लोगों को शर्म नहीं आती, इतने बेहया और बेशरम हैं कि मतलब इनको मादा तोड़े एक खिलंदरापन इनमें है। और फिर जब इनको पता चला कि जी हमारी हुकूमत जाने लगी है, तो फिर उन्होंने और खराब की कि बजाय जो 10 रुपए रेट बढ़ाने के फ्यूल के, वो 10 रुपए कम करने शुरू कर दी, जिससे हमें फिर आके हमारे लिए बारूदी सुरंगें खोदते गए कि जो आप आ रहे हैं तो वो भी न चल सकें। तो हम तो इनका कान साफ कर रहे हैं भाई। हमने तो 18 में अच्छी खासी मुईशत आपके हवाले की थी, और 3-3.5 साल में वो आपने तो कह रहे हैं कर कि दिया। वही 6% पे GDP तो उनकी भी दौर में जा रही थी, जो GDP आप क्लेम करते हैं कि आपकी 5.6% थी 2018 में जब आपने इनको दिया। तो ये भी तो इंटरनेशनल रेटिंग की एजेंसीज कह रही हैं कि 6% इधर भी GDP ग्रोथ था जब आपने जो रिजीम चेंज की है बात करते हैं, जो आपने हुकूमत ली है। देखो जी, इनकी जो GDP ग्रोथ है, अब इनका वजीर खजाना था एक हफीज शेख था। अच्छा, इसने कहा जी हमारा GDP जो है ना वो 3% है, ठीक है ना। कोरोना आ गया ये, तो उसके बाद कहा कि जी ये हमें कैलकुलेशन में गलती होगी, हमारे GDP जो है वो 1.9 था। अब ये अगर पे सवाए झूठ, सारा झूठ पे, और सोशल मीडिया पे इन्होंने एक सोशल मीडिया में 300-400 बंदा हायर किए हुए KPK में, 5 अरब साल का देते हैं उनको, और फिर ये सारा 300-400 जो बंदा है वो सारा दिन गलत ट्वीट करना, गलत इंफॉर्मेशन फैलाना। अभी ये नया ने एक ड्रामा किया हुआ है, जो पुराने क्लिप्स है ना वो उनको दोबारा लगा रहे हैं। मसलन कल तो एक दो ने लगाया कि जी शहबाज शरीफ को FIA ने गिरफ्तार कर लिया, तो ये कल लगाई, वो पुरानी खबर उठा के आज लगा देते हैं। तो ये इनका मतलब जीरो डिसइन्फॉर्मेशन और मुल्क को जो है ना अनस्टेबल करना, मुल्क की मईशत का बेड़ार करना, ये इनका वतीरा है कि हम अगर नई हुकूमत में नहीं है तो मुल्क जो है बाढ़ में और भी कोई ना रहे। तो ये इनके साल से संजय गौस साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी पर्टिकुलरली, आप दर्शाते हैं एक सीनियर मेंबर है जमात के, एक बड़े जिम्मेदार शख्स हैं। सागदार साहब से आपकी बात हुई है? सागदार साहब क्या कह रहे हैं? क्योंकि आपके वुजरा भी अपने मनपसंद एंकर्स के पास जाते हैं और उनसे ही डिस्कस करते हैं या उन्हीं को बुलाते हैं। तो ये भी तो बड़ा मसला हो गया है ना हमारे मुल्क के अंदर, डिफरेंशिएट हो गई ये बहुत सारी चीजें, जिसकी जो मर्जी है बस अपने मर्जी के पसंदीदा लोगों को बुलाते हैं। जरा सागदार साहब के बारे में भी बता दें, क्योंकि सवाल यही है कि एक तरफ आज भी डॉलर की कदर में इजाफा हुआ है, पाकिस्तानी रुपया नीचे गिर रहा है, सिर्फ $6 बिलियन रिजर्व्स रह गए, 3 सऊदिया के, 3 पाकिस्तान के, बाकी 21 थे जब आप लोग आए हैं। तो वो डेप्रिशिएट होके सिर्फ 6.7 या 8-9 पे समथिंग रह गए। तो ये क्या हो रहा है कि डिफॉल्ट की बातें जो इंटरनेशनल एजेंसीज कह रही है, मैं छोड़ दीजिए PTI क्या कह रही है, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, मगर इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज जो कह रही है, जो बाहर ममालिक की सारी इकोनॉमिक एजेंसीज हैं, रेटिंग एजेंसीज, वो जो बता रही हैं उसके अकॉर्डिंग तो हम डिफॉल्ट पे खड़े हो गए हैं बिल्कुल। तो अभी क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या इमीडिएटली एक्शन हो रहा है? नहीं, देखो जो इंटरनेशनल एजेंसी है मतलब ब्लूमबर्ग है, ठीक है, उसने दिसंबर के पहले हफ्ते में कहा है कि पाकिस्तान के डिफॉल्ट करने का चांस जो है वो सिर्फ 10% है। ठीक है, ब्लूमबर्ग एक नॉन मतलब एक पैरामीटर है, जो नॉन एजेंसी है, जो सर 10% भी इज एन अलार्मिंग, इजंट इट? यू डोंट यू थिंक नॉट इट? खान साहब, लेकिन खान साहब ने परसों कहा कि 100% ये डिफॉल्ट करने जा रहे हैं। भाई हमने अभी सर मैं तो खान साहब की बात ही नहीं करी, मैं तो कह रही हूँ कि उन्हें छोड़ें, आप बात करें इंटरनेशनली। आप देख रहे हैं रेटिंग एजेंसीज, मूडीज क्या कह रही है, ब्लूमबर्ग क्या कह रही है, वो देखें सर। सर दैट इज वेरी अलार्मिंग सर। उनका तो बैरूनी ताकत का एजेंडा ये पाकिस्तान को डिस्टेबल करना, ठीक है ना जी, चाहे इंडिया हो चाहे अमेरिका हो दूसरे हो, वो जो कभी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान तरक्की करे। हमारे सारे वो इंडिया हमारा दुश्मन है, अजली दुश्मन है, वो कब चाहेगा कि पाकिस्तान तरक्की करे? वो डिसइंफॉर्मेशन फैलाना चाहे। वो जो काम जो गैर मुल्की एजेंसियाँ कर रहे हैं वही काम इमरान खान कर रहा है कि मुल्क ये डिफॉल्ट करने जा रहा है, डिफॉल्ट करने जा रहा है। और डिफॉल्ट, लेकिन ये गुज़श्ता 8 महीने से कह रहे हैं डिफॉल्ट कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ। अभी 1 दिसंबर को तो हमने सुकूक बांड की किस्त है $1 अरब, और अभी $2-3 अरब हमें और जनवरी 31 जनवरी देने, और हम मैनेज कर रहे हैं।
उस पर कोई परेशान होने की बात नहीं है। अगर होता तो फिर हम पहले बताते। हमारे बहुत से दोस्त मुल्क से बात चल रही है, इंशाल्लाह ये सब ठीक होगा। देखो ना, इकानमी किसने ठीक ठीक करी? हो हम गया है, खुद ठीक करना है ना जी। ठीक है। मेरी बात एक खत्म हो। जी जी इकानमी किसने जी जी। ठीक करनी है? हमने, मतलब हमने ठीक करनी है, IMF ने तो नहीं ठीक करनी। ये 4.5 साल 3 साल जोर लगाया, इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अब हम आके कर रहे हैं, और इसमें सारी जितनी 12 पार्टियां हैं, सियासी पार्टियां, तो सबका इनपुट है। अगर हम भी नहीं कर सकते तो फिर मुल्क का खुदा ही हाफिज है। तो बेहतर है कि हमें काम करने का मौका दिया जाए और लोगों को मायूसी की तरफ न धकेला जाए। और मुल्क में जो है अनस्टेबिलिटी जो पैदा की है, इलेक्शन करो, इलेक्शन करने से क्या होगा? सपोज आप हुकूमत में आ जाते हैं, आपके पास क्या टीम है जो मुल्क आके लिए चाह सके? आपको एस्टेब्लिशमेंट की 100% सपोर्ट थी, तब आकर हुकूमत जो है अपने चलाई। वो जरा पीछे हटे तो आप धड़ाम से नीचे गिर गए। तो ये ड्रामा, ये समझ तो सिर्फ डरे ठीक हुए है। हैं। ये ओके करप्शन के इतने ओके। केसेस हैं, वो कहते हैं कि उस्मा जिस साहब तरह आपकी तरफ आऊंगी। जी जी, इलेक्शन ठीक हो हो, गया। हम उस्मा जीते, और साहब ये आपकी जो तरफ हमारे आऊंगी। खिलाफ ये सारे खत्म वजीर हो। खजाना एक बात जो कर रहे हैं कि सब्सिडी टारगेटेड करनी होगी, एक्सपोर्ट बढ़ाना होगी, अब हम मजीद जो है वो कर्जों की तरफ नहीं जा सकते। ये वही वाली बात है जो आप लोग कहते हैं, खासतौर पे हवाला हुंडी के हवाले से वो बात कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से बात कर रहे हैं, एक दफा वो सारी बातें कर रहे हैं, वही बातें जो आपकी हुकूमत में हुई थी, या फिर जो नैब के हवाले से भी जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी हमें वही सारी चीजें नजर आ रही हैं। तो फिर हमें मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, हवाला हुंडी, ये सब तो हम तभी रोक सकते हैं जब हमारे पास इसके ऊपर सख्त किस्म की पॉलिसीज हो। देखिए रिदा, इस वक्त मेरे भाई ने जो बातें की और उसमें कहा इन्होंने कि बड़े बेशरम हैं ये लोग, और बड़े बेशर्मी के साथ ये लोग इस तरह की बातें करते हैं, और सोशल मीडिया टीम इन लोगों ने KPK में बनाई भी है और अरबों रुपए उसे दे रही है, और वो उसके थ्रू जो है PTI को डिफेंड करा रहे हैं। तो मुझे अफसोस भी होता है, और मैं कहती हूँ ये दुनिया, ये अवाम खान साहब के साथ है। और KPK के अंदर तो आप सोचें कि खान साहब के, तब मैं समझती हूँ कि कोई इक्का दुक्का कोई PDM का फॉलोअर निकले तो निकले, वरना मेजॉरिटी जो है खान साहब के साथ हैं, और वो वॉलंटियरली खान साहब को सोशल मीडिया के ऊपर डिफेंड करते हैं और खान साहब के साथ खड़े हुए हैं। आप लोग भी तो सिंध के अंदर, पीपल्स पार्टी भी सिंध के अंदर मौजूद है, नून लीग पंजाब के अंदर मौजूद है। हमारा अगर सिर्फ एक KPK हमारे साथ है तो हमारी सोशल मीडिया इतनी अच्छी टीम है, तो आप तो 70 साल से इस मुल्क पे हुकूमत कर रहे थे, तो क्यों नहीं आपकी सोशल मीडिया टीम इतनी अच्छी और स्ट्रांग है कि वो आप लोगों को डिफेंड कर सके? वो डिफेंड इसलिए नहीं कर सकते कि आप लोगों की अभी तक पॉलिसीज सिर्फ आपके अपने लिए हैं, मईशत के लिए पॉलिसीज नहीं है। दूसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने खुद फरमाया कि जी IMF हमें इतने सख्त तरीन शराइत के ऊपर कर्जा दे रही है और हमें समझ ही नहीं आ रही कि हम कहाँ कहाँ पे साइन कर रहे हैं। जो इनके ऐसे अल्फाज है ना कि हमें समझ ही नहीं आ रही कि हमसे वो कहाँ कहाँ पे साइन ले रही है। तो आज जो खान साहब जो बहुत ज्यादा परेशानी के आलम में कहते हैं ना कि इलेक्शंस जल्दी कराए जाए, वो इसी वजह से कहते हैं कि इलेक्शन जल्दी कराए जाए कि ये सब इतने कंफ्यूज और फ्रस्ट्रेटेड हुए हैं कि यही नहीं पता कि IMF इनसे कहाँ कहाँ पे साइन ले रही है और ये साइन करने में लगे हुए हैं। तो कल इनके साइन हमारी पूरी आवाम और मुल्क के गले पड़ेंगी। इसलिए इस हुकूमत को घर जाना चाहिए और इलेक्टेड लोगों को आना चाहिए। बात करते हैं ये लोग कि जी इस अच्छा, हुकूमत, मैं आपसे मजीद भी ले रही हूँ, बात कर रही हूँ, लेकिन एक चूंकि मैंने कमर्शियल ब्रेक पे जाना है, वो जरूरी होता है। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जा रहे हैं नाज़रीन, उसके बाद वापस आ रहे हैं, ब्रेक नहीं जाना, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन, और अभी हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सैयद हसन मुस्तफा साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, उनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया हसन भाई फॉर ज्वाइनिंग अस। हसन भाई आपके पास आऊंगी, उज़मा रियाज जदून साहब और सेंटर गौस साहब से तो मैं बात कर रही थी, आपकी तरफ भी आऊंगी। आपसे सवाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हुकूमत की इन तमाम 13 जमातों को जोड़ने वाली, PDM को साथ मिलाने वाली और इस हुकूमत को विद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से घर भेजने का सारा क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सर जाता है, जो बार बार बात होती है, और खास तौर पे ज़दाई साहब के। इस वक्त अख्तर मेंगल साहब ने BNP का इजलास तलब कर रखा है और हुकूमत में रहना है नहीं उसका फैसला करेंगे वो, और वो कह रहे हैं कोई बलूचिस्तान से मुतालिक संजीदा नहीं है, हुकूमत ने हमारी शिकायत दूर नहीं की तो शहबाज हुकूमत को हम गिरा भी देंगे, और इस तरह की बातें हो रही हैं। पीपल्स पार्टी इसके अंदर क्या कर रही है?
जी हसन मुर्तजा साहब, आपको आवाज आ रही है? जी जी, मुझे आ रही है आवाज। जी जी आवाज जी। कट रही थी रिदा, जरा दोबारा कर दोगे? अच्छा, मेरा सवाल यही है कि मैंने कहा कि इस हुकूमत, जो माजी की हुकूमत थी, उसको घर भेजना हो, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो, 13 जमातों को जमा करना हो, पीडीएम की इस हुकूमत को बनाना हो, इस सब का क्रेडिट जो है वो कहा जाता है कि जरदारी साहब को जाता है। इस वक्त अख्तर मेंगल साहब बीएनपी का इजलास कर रहे हैं, हुकूमत में रहना है नहीं इसका फैसला करने जा रहे हैं, कह रहे हैं कि बलूचिस्तान से मुतालिक संजीदा कोई भी नहीं है, हुकूमत ने हमारी शिकायत दूर ना की तो शहबाज हुकूमत को गिरा सकते हैं। क्या पीपल्स पार्टी कुछ कर रही है? बहुत शुक्रिया रिदा। देखें, जो बातें आपने की वो तो यकीनन उस पर कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मां सिवाय आसिफ अली जरदारी साहब के कोई भी ऐसी सियासी शख्सियत मौजूद नहीं है जो सियासत का रुख बदल सके या सबको साथ लेकर चलने की सलाहियतें रखता हो, या जो इस वक्त एक पॉलिटिकल फोर्स, बतौर एक पॉलिटिकल फोर्स जो है वो जरदारी साहब की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है। तो जहाँ तक ताल्लुक आने वाले वक्त का है, इसका इदराक करना भी आसिफ अली जरदारी के अलावा किसी के पास ये सलाहियत नहीं है। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पीटीआई जो है इसको कोई नहीं गिराएगा, ये खुद गिरेगी, आपके सामने है वो खुद गिरे हैं, वो खुद असेंबली या पार्लियामान छोड़ के बाहर आए। आज भी आप देख लें तो असेंबली तोड़ने की बातें हो रही हैं कि जी हम, हुकूमत कह रही है कि हम असेंबलियां तोड़ देंगे। आज भी ऑपोजिशन ये कहती है पंजाब के अंदर कि आप असेंबलियां ना तोड़े, पार्लियामान को अपनी मुद्दत पूरी करने दें। अगर आप समझते हैं कि हुकूमत नाकाम हो गई है तो आप उसके लिए कोई इन हाउस चेंज का तरीकाकार बना लें। पार्लियामान को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए, हुकूमतें आती जाती रहती हैं। तो कौन सा इसमें ऐसा है जो हम गैर आईनी सोच रहे हैं या कोई गैर कानूनी सोच रहे हैं? अब कोई भी फर्द वाहिद ये समझे कि अगर मैं हुकूमत के अंदर नहीं हूँ तो फिर हुकूमत को या पार्लियामान को रहने का कोई हक नहीं है, ये तरीका दुरुस्त नहीं है। हमने इस जमहूरियत की बहाली के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं, बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की हैं, हमने जनाजे और लाशें उठाई हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि जिस पार्लियामान को पटड़ी पे चढ़ाने के लिए, जिस जमहूरियत को सीधी सिमत में लेके चलने के लिए हमने इतनी कुर्बानियां दी, आज उस पार्लियामान की मुद्दत पूरी ना करने देने की हिमायत कर दें? ये कैसे मुमकिन है? हमारा किसी से कोई जाती इख्तलाफ नहीं है, हम डायलॉग पे यकीन रखते हैं, हम मुखालफीन के साथ भी बैठते हैं, सियासत करते हैं ना। हम कोई अनारकी या इंतशार तो नहीं फैलाना चाहते, हम तो चाहते हैं कि सारे जो है वो मुल्क मिलकर इस मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए, इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ के लिए, इस मुल्क के अंदर जमहूरियत और पार्लियामान की सुपरमेसी के लिए हमें अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए। ये इंतशार और अनारकी की जो सियासत है वो पाकिस्तान के लिए कभी भी मुफीद नहीं है। हमारी जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उससे हमारी मईशत भी तबाह हो रही है, उससे हमारे मुल्क का लॉ एंड ऑर्डर भी खराब हो रहा है। तो इसके ठीक लिए हो गया। अब मेरे सवाल का भी जवाब दे दे अख्तर मेंगल वाला जी। देखें, इत्तेहादी हुकूमत है ना, इसमें इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात भी होते हैं। अख्तर मेंगल साहब के यकीनन तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, वो अपने सूबे के लिए बेहतर सोचते हैं, अपने उनकी जो कम्युनिटी है जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर समझते हैं कि हुकूमत उनको हकूक देने में नाकाम है तो वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात रख सकते हैं। लेकिन ये जो हुकूमत आज खड़ी है ये इत्तेहादी हुकूमत है, इसमें यकीनन उनको सारे ऑन बोर्ड भी लेंगे, उनसे बात भी वो करेंगे और निकलने उनके की बात तहफ़्फ़ुज़ात कर रहे हैं दूर करेंगे। हुकूमत से, अलैदगी का के इख्तियार करने की बात कर रहे हैं जी, बहुत ये होती कैटेगोरिकली। रहती हैं, अलैदगी की बातें होती रहती हैं, कोई हतमी फैसला तो नहीं है ना। वो जब उनसे बातचीत होगी तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत यकीनन दूर करेगी। अच्छा, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है जो ऑपोजिशन और हुकूमत के माबैन मुज़ाकरात हो रहे हैं, डेडलॉक जो हुआ हुआ है उसको तोड़ने के लिए? पहले सदर मुमलिकत की 3 दफा वजीर खजाना से मुलाकात, और अब इस वक्त अयाज सादिक और आजम नजीर तर सब मिल रहे हैं। देखें जी,
कैसे पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड नहीं होगी? पीपल्स पार्टी एक आपकी रजामंदी से हो रहा है यानी कि ये मुज़ाकरात? जी, आपकी रजामंदी से ये मुज़ाकरात हो रहे हैं पीटीआई से? मज़ाकरात के लिए रजामंदी इस तरह जरूरी नहीं होती कि उसकी पहले परमिशन ली जाए कि हम मज़ाकरात कर रहे हैं। ये हमेशा होता रहता है। मुख्तलिफ नजरियात की मुख्तलिफ जमातें हैं, हमारे मुख्तलिफ लोगों से वक्तन फवक्तन डायलॉग्स भी होते रहते हैं, बैकडोर चैनल्स भी इस्तेमाल होते रहते हैं। जब किसी नतीजे पर पहुंचने लगते हैं तो उस वक्त वो दूसरी दीगर इत्तेहादी जमातों को भी एतमाद में लेते हैं, उनको बात भी करते हैं कि इस हद तक हमारे डायलॉग हुए हैं। तो ये सियासत है ना, ये किसी की कोई बांधी थोड़ी है कि इसको बांध के बिठा देंगे और वो हर चीज पूछ के करेंगे जी कि आज क्या होना है, आज सारा दिन कैसे गुजरेगा। ये इस तरह मुमकिन नहीं होता। मुख्तलिफ जमातें हैं, हम अपनी मर्जी से करते हैं, वो अपनी मर्जी से करते हैं, लेकिन फैसले जो है वो इत्तफाक राय से करते हैं। अच्छा, तो यानी कि फिर यही बात समझिए, यानी कि हाँ समझा जाए ना कि आप लोग भी शामिल हैं, इस रजामंदी है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, आपकी नॉलेज में भी है, ठीक हो गया। अच्छा, मैं जरा उस्मा रियाज नदूम साहब आपसे भी यही सवाल है मेरा। सदर मुमलिकत पहले 3 दफा वजीर खजाना से बात करते हैं, अभी अयाज सादिक और आजम नजीर तार साहब भी पहुंच चुके हैं। क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं? कोई अंदर की खबर तो बताएं। कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। कोई डेडलॉक खत्म हुआ? परवेज खटक तो साहब कल कह रहे थे कि हुकूमत से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, कल उनका ये स्टेटमेंट आता है, आज फिर एक टेबल पे बैठे हुए सदर पाकिस्तान और अयाज सादिक और आजम नजीर तारर। देखिए, एक चीज का ख्याल रखें निदा कि हमारे आरिफ अलवी साहब सिर्फ पीटीआई के ही मेंबर नहीं, बल्कि वो पूरे पाकिस्तान के भी सदर हैं। और वो सिर्फ पीटीआई की इस वक्त सदर नहीं, वो पीडीएम की भी सदर हैं। तो जाहिर है उनकी तरफ लोगों ने आना भी है, जाना भी है, बात भी करनी है, और उनके थ्रू वो कोशिश करेंगे कि खान साहब तक अपनी जो भी उनकी मामलात हैं या वो जिन चीज़ों पे बात करना चाहते हैं, तो आरिफ अलवी साहब के थ्रू उनको मैसेज कन्वे करेंगे। अब देख रहे हैं आप कि इस वक्त भी आपने खुद बताया कि किस तरह से ये तमाम लोग पीडीएम के मुख्तलिफ लोग जाके आरिफ अलवी साहब से मिल भी रहे हैं, और जिस तरह जी मीडिया के ऊपर आते हैं तो कहते हैं कि जी सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम इमरान खान साहब के साथ कोई बात करें, या हम उनको हम उनसे बैकडोर उनके साथ कोई हमारे मामला तय नहीं हो रहे। बात सिर्फ ये है कि खान साहब का सिर्फ एक ही मुतालबा है, उन्होंने यही मुतालबा किया है कि भी जल्द से जल्द शफाफ इंतखाबात की तारीख की अनाउंसमेंट ये कर दें। हम असम्बलियों में भी आएंगे, हम असम्बलियों में बैठेंगे भी। अब मसला ये है कि ये क्यों लेट कर रही हैं। अच्छा, अब उस्मा साहब आप बड़ी अच्छी बात की आपने अपने जवाब में एक बात की कि शफाफ इंतखाबात। अब आपके पास 30 सेकंड है, क्योंकि मैंने वाइंड अप की तरफ भी जाना है और यही बात मैं हसन मुर्तजा साहब से पूछूंगी। 30 सेकंड्स टू 60 सेकंड है, इसमें जरा मुझे एक्सप्लेन कर दें, आवाम को एक्सप्लेन कर दें कि शफाफ इंतखाबात से क्या मुराद है पीटीआई की। देखें जी, कोई भी बैरूनी मुदाखलत उसमें नहीं होनी चाहिए। ये जो सिस्टम जो एंड के ऊपर जो फेल हो जाता है, ये सिस्टम फेल नहीं होने चाहिए। ये जो वोटिंग का सिस्टम रोक दिया जाता है और एंड में कहते हैं कि जी सिस्टम फेल हुआ है, ये तमाम जिसकी वजह से वोटिंग की जो शफाफियत है उसके ऊपर सवालिया निशान उठ जाते हैं, इन तमाम बातों के ऊपर। और पता चल रहा होता है कि जी एक कैंडिडेट जीत रहा है और थोड़ी देर के बाद जी पता चलता है 12 बजे के बाद कि जी वो 10,000 के मार्जिन से हार गया। इन चीजों के ऊपर हमें इख्तलाफात हैं। हम कहते हैं कि जब भी इंतखाबात हो वो साफ शफाफ इंतखाबात हो, जिसके लिए वोट डले उसी के लिए वोट करना चाहिए। एक्स्ट्रा वोटिंग वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। हसन मुर्तजा साहब आपकी तरफ आऊंगे। हसन मुर्तजा साहब, साफ शफाफ इलेक्शन की हर कोई बात कर रहा है, लेकिन इलेक्टोरल रिफॉर्म जब लाने की बात हो रही थी थ्रू ईवीएम, आप लोगों ने उसकी मुखालफत की। मौजूदा सूरत हाल में आप लोगों के पास कोई कॉन्क्लूडेड, कोई कॉन्क्रीट निज़ाम है, कुछ सोचा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से कि अभी जब इलेक्शन होंगे तो फिर ये प्रॉब्लम ना आए, वो सारी बातें ना हो जो उज़मा साहिबा कह रही हैं? देखें रिदा, हमें ईवीएम पे कभी भी कोई गिला शिकवा नहीं रहा। हमने तो सिर्फ ये कहा था कि हमें ऑपरेटर पे एतराज है। देखें, आप ईवीएम को बंदों ने ऑपरेट करना है ना,
और जिस तरीके से आज बातें हो रही हैं और अनफोल्ड हो रही हैं चीज़ें आपके सामने है। मुनिस इलाही साहब ने कहा कि हमें जनरल बाजवा ने कहा था कि आप इमरान खान साहब का साथ दो, और फिर जिस तरह आरटीएस बैठा और ये जिस तरह प्री पोल रिगिंग में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को तोड़ा गया, उनको डेंट डाला गया, उनसे बंदे उठा उठा कर इधर लॉन्ड्री में डाले गए और उनको साफ सुथरा धो था कर पेश किया गया। ये सारी चीज़ें जो हैं ये रिगिंग नहीं आती हैं, और इसमें कुछ प्री पोल रिगिंग होती है जिसमें पार्टियां तोड़ी जाती हैं और एक पार्टी को बनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम कहते थे कि ये दुरुस्त नहीं है, इस पे आपको सबको ऑन बोर्ड लेना चाहिए, सबके साथ बैठ के, क्योंकि सारे स्टेक होल्डर्स हैं। अगर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी ये समझती है कि हमने ही फैसले करने हैं तो वो मुनासिब नहीं है। जिसका हमने एतराज़ किया उस एतराज़ को बजाय दूर करने के उस पे चोर चोर और डाकू डाकू का शोर डालकर उन सारी चीज़ों को, उन कोशिशों को, उन काविशों को सैबोटाज किया गया। तो पीपल्स पार्टी इस पे बड़ा वाज़िया अपना मौक़िफ़ रखती है कि हमें तो ऑपरेटर पे एतराज़ है। बैरूनी साजिश क्या होगी? यहीं के लोग इस्तेमाल होते हैं ना। बैरूनी साजिश तो जिस पे खुद खान साहब ने खुद यू टर्न लिया और खान साहब ने कहा कि कोई बैरूनी साजिश नहीं थी, हम तो वो एक सियासी नारा था, हम तो अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, अच्छा हम अमेरिका के बारे सोचते हैं। और फिर अमेरिकन आते रहे जिनको केपीके के वजीर आला ने यहाँ पे रेड कारपेट उनका इस्तकबाल भी किया, फिर उनको केपीके की सैरें भी करवाई, फिर उनसे 36 गाड़ियां भी हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए ले ली, फिर उसी शख्स को उठाकर ले आए और साबिक प्राइम मिनिस्टर को भी मिलाया, खान साहब को भी मिलाया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहने की और सियासी नारे तो हो सकते हैं, इनमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किसी जगह भी उनकी प्रायोरिटी नहीं थी। वो सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए ये बात करते हैं। हम आज कहते हैं आए बैठें, हम सारी रिफॉर्म्स करते हैं, आप आए साथ बैठें, अपनी तजवीज़ें दें, जो आपकी मुस्बत तजवीज़ होगी उस पर मनोअन अमल भी होगा। लेकिन अगर आप समझते हैं कि जिससे आपको फायदा पहुंचता हो तो वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, बाकी नहीं है। ये चीजें दुरुस्त नहीं है। इस पे ना किसी पार्टी ने मानना है, ना ही हमने उसको वो किसी के लिए काबिल कबूल है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सैयद हसन मुर्तजा साहब आपका, उस्मा रियाज जदून साहिबा आपका, सेंटर गौस साहब आपका, आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाजरीन, अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आते हैं तो डेफिनेट सी बात है वो हर पार्टी के ही फेवर में होंगे, क्योंकि अगर इसी तरह से एक पार्टी ने जब सिस्टम से आउट होना है, हुकूमत से बाहर निकलना है और ऑपोजिशन में जाना है और फिर जाते ही वहां पर हुकूमत को हुकूमत नहीं करने देना, जैसे कि पिछले 2 टेन्योर से हालात बनाए हुए हैं पॉलिटिकल पार्टीज ने, तो फिर बहुत मुश्किल है कि ये सिस्टम आगे चल सके। मैं बार बार कह रही हूँ। और इकोनॉमी को, आज इसाक डार साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि इकोनॉमी को सियासत से अलग करना पड़ेगा। दिस इज द प्राइम पॉइंट जिसके ऊपर काम होना चाहिए, बिकॉज इकोनॉमी इज टोटली अ डिफरेंट अफेयर एंड डिफरेंट बिजनेस एंड पॉलिटिक्स इज कंप्लीटली इंटायरली अ डिफरेंट थिंग। तो इसी के साथ जी अपनी मेजबान सैफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।